नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंद्री में जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने 5 एकड़ में बसी 2 अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई की। डीटीपी ओम प्रकाश अपनी टीम के साथ इंद्री लाडवा रोड पर अवैध कॉलोनी में पहुंचे और अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। डीटीपी ओम प्रकाश ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदे, केवल सरकार की ओर से अप्रूव्ड की गई कॉलोनियों में ही प्लॉट खरीदे। खबर इंद्री से है, जहां डीटीपी ओम प्रकाश अपनी टीम के साथ अवैध निर्माण की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने पहुंचे। इसके साथ ही डीटीपी ओम प्रकाश ने अपील की है कि कोई भी बिना सरकारी अप्रूव्ड प्लॉट ना खरीदे, अवैध कॉलोनियों में निर्माण करवाने से बचे। खबर इंद्री से है, जहां डीटीपी ओम प्रकाश अपनी टीम के साथ अवैध कॉलोनियों में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाया। अवैध निर्माण पर डीटीपी ओम प्रकाश अपनी टीम के साथ कार्रवाई करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपील की है कि सभी सरकारी अप्रूव्ड प्लॉट में ही निर्माण करवाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी जिसमें लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। खबर इंद्री से है, जहां अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। डीटीपी ओम प्रकाश ने अपनी टीम के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि सरकारी अप्रूव्ड कॉलोनियों में ही प्लॉट बनवाएं, नहीं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस दौरान अवैध सड़क को भी ध्वस्त करवाया गया है। खबर इंद्री से, जहां अवैध कॉलोनियों पर डीटीपी ओम प्रकाश ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई की है। 1.25 एकड़ के अंदर एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप हो चुकी है और इसको पहले भी हमने तोड़ा था। फिर यहाँ पर डीपीसी और कुछ सड़कें बन गई हैं। आज आपने इनको नोटिस देने के बावजूद भी इन्होंने हमारे यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। आरओ पास किया, उसके बावजूद भी कॉलोनियां बनाई जा रहे हैं। तो इनको आज हमने कच्ची सड़कों और जो डीपीसी बन रही थी उनको ध्वस्त किया। इससे पहले इसी ही रोड पर, इंद्रगढ़ रोड पर 3 एकड़ के अंदर कॉलोनी डेवलप हो रही थी। वहां पर भी हमने 5-6 डीपीसी बनी हुई थी, उनको भी आज हमने ध्वस्त कर दिया। और इससे पहले जाएं तो हम लाडवा रोड के ऊपर नहर के पार एक कॉलोनी डेवलप हो रही थी, वो लगभग 4 एकड़ के अंदर थी, उसमें केवल एक डीपीसी बनी थी, उसको भी आज हमने ध्वस्त कर दिया। तो मैं आम पब्लिक से ये बेनती करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लाट, मकान, दुकान या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को ना खरीदें। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर मदन लाल ने टीम के साथ इंद्री शहर में सब्जियों के बीज बेचने वाले दुकानों की जांच की। इस दौरान कुछ बीजों के सैंपल भी लिए गए। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि सब्जियों के बीज केवल वही दुकानदार बेच सकता है जिसके पास मान्यता प्राप्त लाइसेंस हो। बिना लाइसेंस के कोई भी दुकानदार बीज नहीं बेच सकता। बिना लाइसेंस के बीज बेचना एक अपराध है। खबर इंद्री से, जहां जिला बागवानी अधिकारी ने दुकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि इस दौरान कुछ बीजों के सैंपल भी लिए गए हैं। इसके साथ ही जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि बीज वही दुकानदार बेच सकते हैं जिनके पास बीज बेचने का लाइसेंस हो। इस दौरान कई बीजों के सैंपल भी लिए गए। तस्वीरें इंद्री से हैं, जहां जिला बागवानी अधिकारी दुकानों पर छापेमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान बीजों के सैंपल भी कलेक्ट किए गए। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि बीज वही दुकानदार बेच सकते हैं जिनके पास इसका लाइसेंस हो, जिन्हें अप्रूवल मिला हो, वो ही बीज बेच सकते हैं। बीज नहीं बेचा जा सकता, इसकी जानकारी जिला बागवानी अधिकारी ने दी। आपको बता दें कि इस दौरान दुकानों से कई बीजों के सैंपल भी इकट्ठा किए गए हैं जिसकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही उनका कहना है कि वही दुकानदार बीज बेच सकते हैं जिनके पास लाइसेंस है। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो बीज बेचना गैर कानूनी माना जाएगा। खबर इंद्री से है, जहां जिला बागवानी अधिकारी वेजिटेबल का सीड है वो वही डीलर बेच सकता है जिसके पास लाइसेंस हो। वेजिटेबल सीड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ऐसे अलाउ नहीं है कि कोई
कोई भी बीज को बेच दे बिना लाइसेंस के। कल को किसान का जैसे कोई नुकसान हो जाता है, बीज में की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो उस पर फिर एक जो इसके अथोराइज्ड है जो इस काम के लिए, वही उसका जवाब दे सकता है। और ये एक अपराध है कि बिना लाइसेंस के कोई बीज बेचे। इसलिए हमने ये 2 का हमें पता चला था कि हमने तुरंत इनका ये बीज यहाँ बेचना बंद करवा दिया और इनको इंस्ट्रक्शन दिए कि अपना बेचना है तो लाइसेंस बनवा के बेचे, नहीं तो दोबारा ऐसा किया गया तो सख्त कार्रवाई। शहर में काफी दुकानें हैं इस तरह की। इनके हम सैंपल भर रहे हैं, जिनको लाइसेंस दे रखे हमने बहुत सारे लोगों को। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अभय चौटाला का नाम लोकसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र से घोषित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए अभय चौटाला के नाम की घोषणा की गई है। इनेलो ने कुरुक्षेत्र से की अभय चौटाला के नाम की घोषणा। इनेलो राष्ट्रीय उप प्रधान प्रकाश भारती ने इस बात की जानकारी दी। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में घोषणा की गई है। इनेलो राष्ट्रीय संगठन सचिव श्याम सिंह राणा भी इस दौरान मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए अभय चौटाला के नाम की घोषणा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ओपी। की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना एक जो है पत्ता चल दिया है और खुद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला जो है वहां से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि अभय सिंह चौटाला जो है एक बार पहले भी जो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वो हार गए थे और पिछला लोकसभा चुनाव में उनके बेटे जो बड़े बेटे अर्जुन हैं वो भी वहां से जो है प्रत्याशी थे। तो ऐसे में अब अभय सिंह चौटाला ने जो है अपने नाम का ऐलान कर दिया है। अब बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा हरियाणा की एकमात्र ऐसी लोकसभा है वर्तमान में जिससे 2 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत जो है वो चुनाव लड़ रही है और यह सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश जो अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, उनको जो है टिकट दी है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि बाकी पार्टियां बीजेपी जो यहाँ से किसको जो है चुनाव में जो उतारती है, उसी के बाद जो है वो कुछ साफ हो पाएगा। जी ओपी, अभी आपने बताया कि इंडिया गठबंधन के तौर पर भी प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया है और अभय चौटाला का भी नाम घोषित कर दिया गया है। ऐसे में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए भावना, मुश्किल है कि किसका पलड़ा जो है भारी रहने वाला है, लेकिन इंतजार हमें करना होगा क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं खोलती है तब तक कुछ भी कहना किसी भी तरीके से जो है वो जल्दबाजी होगी और थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि देखो जो अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले अपने प्रत्याशी की जो वो घोषणा की थी और सुशील गुप्ता को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। तो एक बनिया समुदाय से वो आते हैं, वहीं अभय सिंह चौटाला जाट समुदाय से आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लेकर जो है वो किसको अपना प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि हरियाणा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी वो भी जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा से पिछली बार सांसद बन गए। तो ऐसे में अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी ओपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अंबाला पुलिस इन दिनों चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए है। किसी भी अपराध को अंजाम देने से पहले ही पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में त्वरित कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत अंबाला की CIA 2 ने ऐसे 2 अपराधियों को पकड़ा है जो किसी खतरनाक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। इन दोनों अपराधियों को CIA 2 स्टाफ ने 2 अलग अलग मामलों में अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है और उनके पास से 2 पिस्टल और कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि इन शातिर अपराधियों के ऊपर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। खबर अंबाला से है जहां CIA 2 ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उन्हें शक था कि अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। 2 खतरनाक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। खबर अंबाला से जहां 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक अपराधी
किसी बड़ी खतरनाक वारदात को अंजाम देने वाले थे, जिसके बाद अंबाला की CIA 2 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। CIA 2 ने 2 खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अंबाला की CIA 2 को बड़ी सफलता मिली है। 2 खतरनाक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों अपराधी बेहद खतरनाक थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। हालांकि अपराधियों के मंसूबे पर पानी फिरता हुआ नजर आया और CIA 2 को बड़ी सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत पुलिस ने दोनों खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के प्रयासों के बाद 2 खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि अपराधियों के मंसूबे बड़ी वारदात को अंजाम देने के थे। हमारी एक टीम है जो सब इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह के नेतृत्व में अंबाला कैंट एरिया में गश्त पे थी। उनको सूचना मिली कि अमन पौधा नाम का एक क्रिमिनल है, जो क्रिमिनल है पहले उसके खिलाफ काफी अभियोग अंकित है। वो एक वेपन लिए किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है, जिस पर उन्होंने अपनी टीम के साथ उसको काबू किया। जिसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल और 3 रौंद हैं जो वो बरामद किए हैं। इसी प्रकार एक हमारी CIA की दूसरी टीम ने एक मनु नाम का क्रिमिनल, जिसके खिलाफ पहले से काफी अभियोग अंकित हैं लड़ाई झगड़ा के और वेपन्स के, आर्म्स एक्ट के, उसके पास से भी एक पिस्टल और 5 कारतूस हैं जो बरामद किए। देखिए कल शायद हमारी एक टीम है जो सब इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह के नेतृत्व में अंबाला हमारी एक टीम है जो सब इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह के नेतृत्व में अंबाला भवानीखेड़ा कस्बे के वाल्मीकि मोहल्ले में शुक्रवार देर शाम शराब पीकर एक व्यक्ति ने हुड़दंग मचा दिया और इस बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उसने पिता और पुत्र पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी, जिससे पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायलों का हिसार के अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहीं थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। खबर भवानीखेड़ा से है, जहां पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि इस दौरान शराब पीकर व्यक्ति ने हुड़दंग मचाया, जिसके बाद पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पिता और पुत्र पर लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई गई है। हमले में पिता और पुत्र दोनों ही गंभीर रूप से घायल हैं। पिता पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भवानीखेड़ा में शराब पीकर व्यक्ति नशे की हालत में धुत होकर हुड़दंग मचा रहा था। इस दौरान लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसने पिता पुत्र पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। नशे में धुत एक व्यक्ति ने पिता और पुत्र पर गोली चला दी। हादसे में दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। खबर भवानीखेड़ा से, जहां नशे में धुत एक व्यक्ति ने पिता और पुत्र पर फायरिंग कर दी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। पैसे मांगने मुझे ये ऑर्डर करा, तो ऐसे तो करता मैं पैसे नहीं देता मुझे। तो हाथापाई करते करते उसने मैं बोला चाचा आप मेरी दुकान से नीचे उतर लो, फिर मेरी परचून की दुकान है, मैं कोई गाहक आएगा कोई और। मैंने नीचे गया, उसने वो हाथ उठाया मेरे ऊपर। तो मैंने हमारा चाचा लगते नाते मैं अच्छा नहीं लगूंगा तुझे वो हाथापाई में, तो यहाँ पर उसके बाद में उसने खोरा उठा लिया। तो एक जो यहाँ पर भाई की दुकान है मेरे बड़े भाई की, तो उसका छोटा बेटा था जो सूरज, वो आया बोला कोई नहीं मेरी दुकान का इंचार्ज। आज शाम को वार्ड नंबर 2 में वाल्मीकि मोहल्ले में जो गोली चलने की सूचना प्राप्त होने पर जो है पुलिस मौके पर पहुंची थी। जो मौके पर आने के बाद जो देखा कि 2-3 लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें पता चला कि गोली भी चली है और जो है उनको गोली लगी थी। जो भी बता रहे थे घायल जो है हॉस्पिटल में जा चुके हैं। मौके पे जो कार्रवाई पुलिस व्यस्त है। कितने लोग इंजर्ड बता रहे हैं? इंजर्ड बता रहे हैं 2-3 लोग इंजर्ड हैं।
और कोई फोरेंसिक टीम वगैरह कोई आई? फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है, जांच जारी है। हरियाणा में नवगठित नायब सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में अभी तक 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार पर संशय बरकरार है। विधायक दल की बैठक से नाराज होकर अपने घर गए पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज पर सभी की निगाहें हैं। वहीं गुरुग्राम से बीजेपी के विधायक सुधीर सिंगला हरियाणा राजभवन पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें सूचना दी गई थी कि 11 बजे कैबिनेट विस्तार को लेकर शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा, लेकिन समारोह नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक अनिल विज नाराज चल रहे हैं, उन्हें मनाया जा रहा है। शायद अब कैबिनेट का विस्तार 2 बजे के बाद हो। नहीं कह के कोई बुलाया नहीं गया। मैसेज यही था कि आपने पहुंचना है। 11 बजे हैं, अब तो पेपर हो गया है। मैं समझता हूँ तो बुलाया नहीं बुलाया उस बेकार की बात हो गई है। अब कोई संशय थोड़ा सा होगा पार्टी के बीच में। जब तक अनाउंस नहीं हो जाता अपने मुंह से, जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं कर देते, जब तक बहुत प्रेशर होते हैं, बहुत लोग राजनीति करते हैं, कोई मैं नहीं कह सकता। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार संशय बरकरार था, जिसके बाद हालांकि आज खबरें आ रही थी कि 11 बजे तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा, शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया जाएगा। हालांकि अब ये मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है। पलवल में अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 साल बाद जिला अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हरकेश कुमार डिप्टी अटॉर्नी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 6 जनवरी 2021 को महिला थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो 5 जनवरी को किसी काम से अपने मायके गई हुई थी और घर पर उसके बच्चे अकेले थे। इसी का फायदा उठाकर उसके पति ने रात में उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। खबर पलवल से है, जहां नाबालिग बेटी के साथ उसके ही पिता ने दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि 3 साल बाद अदालत ने पिता को दोषी करार दिया है और उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है। खबर पलवल से है, जहां नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। बच्ची की मां ने बताया कि वो किसी काम के लिए 3 साल पहले अपनी मायके गई थी। जब वो घर पर लौटी तो उसे पता चला कि उसके पति ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी। 3 साल बाद अदालत ने पिता को दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पिता को सजा सुनाई है। खबर पलवल से, जहां पिता ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिसको 3 साल बाद अदालत ने दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पिता को सजा सुनाई है। बच्चे की मां ने बताया कि 3 साल पहले जब वो अपने मायके गई थी, उस दौरान उसके पिता ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। ये 5 जनवरी 2021 को जो पीड़िता की मदर है वो अपने मायके गई हुई थी। पीड़िता अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ अपने घर पर थी। तो रात को पीड़िता का पिता उसके साथ यौन शोषण करता है और उसे धमकी देता है कि अगर किसी को ये बात बताई तो तुझे जान से मार दूंगा। पीड़िता सुबह अगले दिन 6 तारीख को स्कूल जाने के बहाने से अपने नानी नाना के वहां जाती है और सारी घटना अपनी मां को बताती है। मां 6 तारीख को मुकदमा दर्ज कराती है। एक मुकदमा चल ही रहा होता है। तो इसमें पीड़िता और पीड़िता की मां अपने दिए हुए बयानों से मुकर जाते हैं। आज प्रशांत राणा जी की कोर्ट से और एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जिसमें प्रशांत राणा जी ने एक बाप ने बेटी का रेप किया था। 2021 का मामला है।
महिला थाने का मामला है, 1 नंबर FIR है, जिसमें प्रशांत राणा जी ने आजीवन कारावास टिल डेथ तक की सजा सुनाई है। 10,000 रुपए उस पर जुर्माना किया है और विक्टिम को, उसकी बेटी को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया है। प्रशांत राणा जी का जो ये फैसला है बड़ा अच्छा फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है, और जो इस तरह के जो जुर्म कर रहे हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। यह समाज में एक संदेश दे रहे हैं प्रशांत राणा जी, जो गलत कर रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। मामला 2021 का, जहां पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद मां ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई। 3 साल बाद अदालत ने पिता को दोषी करार दिया है। मां ने बताया कि मामला 2021 का है, जब वो मायके गई थी। इस दौरान पिता और बच्ची दोनों घर में अकेले थे। मौके का फायदा उठाकर पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि अदालत ने 3 साल बाद पिता को दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से सजा सुनाई गई है। खबर पलवल से, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामला 2021 का। मां ने बताया कि वो किसी काम से अपने मायके गई थी, जिस दौरान पिता ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। यमुनानगर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार चालक ने जैसे ही देखा कि गाड़ी में आग लग गई है, कार चालक ने परिजनों को गाड़ी से बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। बता दें कि कार में सवार लोग मुजफ्फरनगर जा रहे थे, तभी अचानक ये हादसा हो गया। इस मामले में पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि संभवतः गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिस पर सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। थी गाड़ी में, क्या सूचना आई अपने पास? सूचना आई थी अंडरपास, रेलवे अंडरपास आगे गाड़ी में आग लगी, तो मौके पर हम तुरंत पहुंच गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई 2 मिनट के अंदर, और आग निकाल दी। 3 बंदे थे उसमें जो बाहर निकाली। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये मुजफ्फरनगर से आए थे और रूपनगर जा रहे थे। तो कारण क्या हुआ आग लगने का? शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। कौन सी गाड़ी है ये? अल्टो गाड़ी थी। गाड़ी में क्या सूचना आई अपने पास? सूचना आई थी अंडरपास, रेलवे अंडरपास आगे गाड़ी। खबर यमुनानगर से है, जहां चलती गाड़ी में आग लग गई। आपको बता दें कि इस दौरान परिवार बाल बाल बच गया। पुलिस अधिकारी की माने तो शॉर्ट सर्किट के कारण गाड़ी में आग लग गई। आग की चपेटें इतनी भयंकर थी कि गाड़ी पल भर में जलकर खाक हो गई। हालांकि परिवार बाल बाल बच गया। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जांच अधिकारी की माने तो आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।